वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी? मैं दिग्विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक डेमो वीडियो शूट करने जा रहे हैं साइंस के लिए, और ये प्री फाउंडेशन के लिए है। और इसमें आज हम जो बात करेंगे वो हम मोशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं होप करता हूं आप सभी एक्साइटेड होंगे। हम बात करेंगे मोशन की। तो जब हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मोशन के साथ साथ एक टर्म और आती है विच इज नोन एज रेस्ट। ये मोशन क्या होता है और ये रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है, ठीक है, तो उसको हम रेस्ट पे बोलते हैं। जनरली तो यही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होता है? वो रेस्ट में होता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जैसे अभी मेरे सराउंडिंग में बोर्ड है, ये सामने कैमरा है, ये सिस्टम है। अब मेरी पोजीशन क्या है? देखो, अभी मेरी पोजीशन क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग्स। तो अभी मैं मोशन में हूं। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं फिलहाल, तो अभी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग्स, सो आई एम इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मोशन क्या है? जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ motion. Whereas if body is not changing its position with respect to surrounding and with respect to time, then it is said to be in a state of rest. एक चीज और बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो रेस्ट में भी हो एक टाइम पे? क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट करो। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं फिलहाल अपना एग्जांपल ले रहा हूं। मैं अभी आपको रेस्ट पे लग रहा हूं, लेकिन मैं रेस्ट में भी हूं और मैं मोशन में भी हूं। मैं मोशन में कैसे हूं? अर्थ तो चल रही है। अर्थ एक सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर चलती है। अर्थ एक सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर चलती है। तो मैं उस एक सेकंड के दौरान 30 किलोमीटर चल चुका था। तो अगर मैं बात करूं मेरे रूम के रिस्पेक्ट में, तो मैं रेस्ट में था। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं मोशन में था। तो ये जो मोशन और रेस्ट है, दीज बोथ टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। दीज बोथ टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आप स्कूल बस के अंदर है, आप अपने घर से बैठे थे और आपके साथ में और भी बच्चे थे। आपको क्या लग रहा है? साथ वाला बच्चा रेस्ट में रुका हुआ है, उसको आप भी रुके हुए लग रहे हो। लेकिन आप तो स्कूल चले जाते हो ना, आपकी पोजीशन तो चेंज हो जाती है। तो जो अंदर जो बच्चे बैठे हैं, उसके रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर, बाहर कोई दुकान वाला है, कोई चाय वाला है, कोई खोखे वाला है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या है? मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट, दीज बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे मोशन को। सो व्हाट इज मोशन? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surroundings, WRT short form है with respect to surroundings and with respect to time, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एग्जांपल लेते हैं, एक कार है वो चल रही है तो मोशन में, सिंपल सी बात है। एक मक्खी है उड़ रही है, वो भी मोशन में। एक बर्ड है उड़ रहा है, वो भी मोशन में। एरोप्लेन है उड़ रहा है, वो भी क्या है? मोशन में है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या है? इफ अ बॉडी does not change, if a body doesn't change its position with respect to surroundings and with respect to time, तो वो क्या होगा? रेस्ट में हो जाएगा। वो क्या होगा? रेस्ट में हो जाएगा। हमने बात करी ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स है तो एक ऑब्जेक्ट, मतलब हम किसी भी चीज को मोशन या रेस्ट में बोलते हैं, वो किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं, हम सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट यहां पे था। सपोज दिस इज पोजीशन ए। ये कोई इंसान है, ये इसका घर है, और ये अपने घर से ऐसे गया, घूम के यहां पे आ गया पोजीशन बी पे। पोजीशन, ये पोजीशन ए पे इसका घर था, होम था, और पोजीशन बी पे इसका ऑफिस है। ठीक है। अब ये जो इंसान है, इसने इस पाथ को फॉलो किया है।
इस पाथ से ये गया है, ठीक है। तो ये तो रेस्ट में था नहीं, ये तो मोशन में था जब ये गया है। तो अब इसने ये जो पाथ ट्रेवल किया है, इस पाथ की एक्चुअल लेंथ को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। इसकी पाथ को की लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ of actual path covered by a body is called distance। अब डिस्टेंस जो है, जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने कवर किया है, उसकी लेंथ को क्या बोला हमने? डिस्टेंस। अब इसको नापेंगे, मेजर करेंगे। हर चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं। अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम। तो ऐसे ही इसका जो एसआई यूनिट सिस्टम है, उसके अंदर एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर इसकी एसआई यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर। और ऐसे सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। एक एफपीएस सिस्टम और होता है, एफपीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? फुट। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई चलो ये तो हो गया हमारा, हमने बात करी कि भाई ये बंदा इधर से इधर गया, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन क्या ये छोटे से छोटा दूरी नहीं है? ये जो मैंने अभी जो बनाया है, क्या ये छोटे से छोटी छोटी दूरी नहीं है इसके ऑफिस की? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो इसको कुछ और नाम देंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगी जी? डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो इसको इनिशियल पोजीशन भी बोल देते हैं। और ये एंड वाली पोजीशन थी, तो इसको फाइनल पोजीशन भी बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो छोटे से छोटी पॉसिबल पाथ था, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो, आप ध्यान दो, डिस्टेंस में डायरेक्शन बार बार बदल रही है। डिस्टेंस में डायरेक्शन बार बार बदल रही है। क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बदल रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप स्टैटिक पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में तो एक लाइन बना सकते हो, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो यहां से हम एक टर्म लेके आ रहे हैं विच इज नोन एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सच काइंड ऑफ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इनका मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है क्या? मेरा वेट 80 किलोग्राम है, तो 80 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मेरे हाथ में कितनी फिंगर्स है? 5 है? नहीं, 4 फिंगर है, और एक क्या है? थंब है। तो ये 5 और 1 ये क्या है? और 4 ये क्या है? ये सारी चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मान लो मेरी एज है, जो भी है वो भी एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज मैग्नीट्यूड। तो ये सारी चीजें क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो क्या कोई ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है जी। बात करते हैं कौन सी क्वांटिटी होती है। वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी साहब जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी।
अब इसका एग्जाम्पल होगा फोर्स, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। पीछे हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट की, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेलोसिटी एंड मैनी मोर। अब ये तो हमने बात कर ली भाई, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन समझ में तो नहीं आया कि भाई समझाओ ना सर, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप सपोज करो आप एक रूम में बैठे हो, आपके रूम में 4 दीवारें हैं, ऑब्वियस सी बात है। वहां पे आप सपोज कर लो चारों दीवारों में चारों गेट है, हर दीवार पे क्या है, गेट है। अब हम सपोज करते हैं एक गेट से 5 बच्चे आए, दूसरे से भी 5 आए, तीसरे से भी 5 आए, चौथे से भी 5 आ गए। चारों गेट से कितने बच्चे आए, 5 5 5 5 5। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 20। क्या आपने देखा कि लेफ्ट से आया तो राइट वाले बच्चे ने कैंसिल कर दिया? क्या आपने डायरेक्शन देखी है, तो नॉर्थ से आया, साउथ से आया, इधर से आया, उधर से आया, क्या डायरेक्शन देखी? क्या आपने एक दूसरे को कैंसिल किया वहां पे कि हाँ 5 बच्चे इधर से आ गए तो उधर वाले कैंसिल, उधर वाले आ गए तो उधर वाले कैंसिल, इधर वाले से इधर वाले कैंसिल, इधर वाले से इधर वाले कैंसिल, वैल्यू बच गई 0? क्या आपने ऐसा किया? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए ऐसी क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, आपने डायरेक्टली उनको ऐड कर दिया। लेकिन जहां पे बात करें वेक्टर की, एग्जाम्पल से बात करेंगे। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगा दी। कितनी न्यूटन फोर्स लगा रखी है देखो, 5 न्यूटन। अगर मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन और फोर्स लगा दी, ठीक है, हमने 10 न्यूटन फोर्स और अप्लाई कर दी, टोटल फोर्स कितनी होगी, 15 होगी? कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लो मैंने ऐसे लगा दी 10 न्यूटन, तब अगर ऐसे लगा दी तो कितनी होगी, इधर वाली 10 अपोजिट डायरेक्शन में होगी इस 5 से, तो टोटल फोर्स कितनी आई, 5 न्यूटन। हाँ, अगर इसी डायरेक्शन में लगा देता, मैं ऐसे लगाने की बजाय मैं इसी डायरेक्शन में लगा देता, तो 15 न्यूटन भी आता। तो क्या आपका एक आंसर था? नहीं था। अगर आप हर एक एंगल पे, अगर अपन एंगल बदल बदल के भी लगाएंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते 5 न्यूटन पहले लगा रखी थी, 10 न्यूटन अब लगा दी हमने, तो फोर्स 15 न्यूटन ही होगी, कोई गारंटी नहीं है। 5 न्यूटन भी आंसर आ सकता है, 15 न्यूटन भी आंसर आ सकता है, और कुछ भी आंसर आ सकता है 5 और 15 के बीच में, ठीक है। वो एंगल एंगल पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंसर बताने से पहले क्या कहा, साहब पहले बताओ डायरेक्शन क्या है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आंसर कितना कहा हमने, 15 होगा। अगर अपोजिट में है तो आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। तो क्योंकि ये फोर्स थी, फोर्स को हमने बिना डायरेक्शन के बता नहीं पाए। अब क्योंकि बिना डायरेक्शन के नहीं बता पाए, तो इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। सो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? Such kind of quantity which have magnitude only, they do not possess any direction, तो उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। whereas there are certain kind of quantities which have magnitude as well as direction, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे, उन क्वांटिटी को क्या बोल देंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। वेक्टर का एग्जांपल हमने डिस्प्लेसमेंट भी लिया, वेक्टर का एग्जांपल हमने फोर्स भी लिया। तो ये थे हमारे स्केलर वेक्टर। अब हम 2 टॉपिक और करेंगे, एक टॉपिक करेंगे स्पीड और एक करेंगे वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, या बोल दो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा साहब, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कैसी, अच्छा अब बात आती है स्पीड कैसी क्वांटिटी है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, एक गाड़ी है, वो यहां से चली 20 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, और उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, आधे घंटे में ट्रेवल किया। उस गाड़ी ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया, हाफ आवर, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस
अपॉन टाइम 1/2 ऊपर चला जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी टाइप से हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अगर आपको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, इसके लिए आपको 18 का टेबल आना चाहिए। इसके लिए आपको 18 का और 5 का टेबल आना चाहिए। अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, देखो 18 वन जा 18, 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 5 वन जा 5, ये 5 मीटर पर सेकंड होगी। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 18 थ्री जा 54, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18 फोर जा 72, और ये 20, ये 90, ये 25, ये 108, और ये 30, एंड अप टू सो ऑन। ये मतलब ये वैल्यू आपको याद रखनी ही है। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है। अगर आपके पेपर में या कहीं पे भी आपसे कोई बोलता है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड बोलता है तो 72 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर तो आपके दिमाग में आना चाहिए 25 मीटर पर सेकंड। अभी इनको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो, किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करो। मान लो x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। अब आर को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600। 20 से 20 काटोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। अगर आपको कोई भी चीज x वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इस x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और आप उन वैल्यू को करके देखोगे तो सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है, वो जनरली वैल्यूज एग्जाम में ज्यादा आती है, इसलिए वो वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, उल्टा हो जाएगा। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। मीटर पर सेकंड को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।